प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने ये 50 क्वेश्चन कलेक्शन किए हैं। ये 50 क्वेश्चन आपकी लाइफ में इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए पूरी वीडियो में आपको आज बने रहना है। और अगर आप इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को कलेक्ट करना चाहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ बने रहना चाहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए, तो फिर आपको ये नंबर नोट कर लेना चाहिए। ये टेलीग्राम पर भी नंबर काम करता है, ये व्हाट्सएप पर भी नंबर काम करता है। और हमारा चैनल आपको पता ही है कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है। और ये चैनल आपको पूरी तरीके से पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी कंटिन्यूएशन में ये कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा और इसको शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी अपनी बुकलेट लगभग क्वेश्चन कलेक्शन की मानी जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में आपको बताया गया है कि ये रिएक्शन है और इसमें यूनिट केपी की क्या आनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग केपी की यूनिट निकालना चाहते हैं तो Kp इज इक्वल टू आ जाएगा आपको यहाँ पर Pn2 आ जाएगा, Pn2 और यहाँ पर इन2 में यहाँ पर PH2 की पावर 3 आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर PNH3 की पावर यहाँ पर आपका 2, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी यूनिट भी एटमॉस्फेयर होती है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, ये एटमॉस्फेयर का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर स्क्वायर, तो एक स्क्वायर यानी एक यहाँ से काट दीजिएगा, दो यहाँ से काट दीजिए, दो यहाँ से, तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर बचा, यानी आंसर नंबर 4 इस पे टिक करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं और इसी टाइप का कलेक्शन चाहते हैं तो फिर मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। ऑन एडिंग AlCl3 टू वाटर, अगर AlCl3 वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, द आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, द आयनाइजेशन वाटर डिक्रीज करेगा, द आयनेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा। तो ऑन एडिंग AlCl3, अगर हम लोग AlCl3 को ऐड करते हैं पानी में तो मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। AlCl3 टूट जाना चाहिए Al ट्राई पॉजिटिव आयन में और 3Cl नेगेटिव आयन में टूट जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन वाटर भी क्या करता है कि वाटर भी जब डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, वाटर टूट करके खट से OH नेगेटिव आयन बना देगा और H पॉजिटिव आयन में ये आयन इससे कंबाइन करके AlOH का होल थ्राइस बना देंगे। और जैसे ही AlOH का होल थ्राइस बनेगा तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से इनसे कंज्यूम करना शुरू करेगा और जैसे ही कंज्यूम करना शुरू करेगा तो फिर इसका मतलब वाटर का आयनाइजेशन भी बढ़ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वाटर का आयनाइजेशन बढ़ जाना चाहिए, यानी कि द आयनाइजेशन ऑफ द वाटर इंक्रीजेज आंसर होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। आयनाइजेशन ऑफ द वाटर, आयनिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आयनाइजेशन ऑफ द वाटर इंक्रीजेस पर ही आपको टिक करना पड़ेगा। मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको रखा है, अब आप कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द pKb वैल्यू ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, द pKb वैल्यू ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4.75 दे रखी है। और 4.75 के बाद आपको पता होना चाहिए एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज टाइट्रेटेड विद HCl एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन एट द पॉइंट वेयर हाफ ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड बी न्यूट्रलाइज्ड विल बी। तो आपको करना क्या है, पहले तो ये समझिए, द pKb वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो आप एक काम ये करें कि आपको अगर फार्मूला याद है, pKb का मतलब POH हो गया, तो POH इज इक्वल टू हो जाता है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और नीचे हो जाता है आपका बेस, इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर हो जाती है। तो pKb की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो pKb की वैल्यू 4.7 दे रखी थी, लेकिन आप ये भी जान रहे होते हैं
कि अगर हम लोग यहाँ से ये जान लें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, यहाँ कह रहा है, देखिए समझिए, द पीके वैल्यू दे रखी, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद HCl। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। NH4Cl यानी कि the pH of the solution at point where half of the ammonium hydroxide have been neutralized, यानी कि हाफ जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जा रहा है। तो फिर मुझे जो लगता है कि मुझे जो आंसर निकालना चाहिए, तो इस POH जो ये वाली वैल्यू जो है वो लॉग ये वाली जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो PKB के बराबर हो जाएगी। तो pH एक तरीका और भी कर सकते हो आप, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि pH इज इक्वल टू क्या हो जाता है, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हैं POH, तो आपको क्या करना, pH निकालना चाहते हैं तो एक तो यहाँ 14 लिख लीजिए, माइनस POH की वैल्यू आप लिख दीजिए। अब POH खुद कह रहा है, देखो ये पूरी वैल्यू PKB के बराबर क्यों हो जा रही है, ये हो जा रही है आपकी 4.75। तो 4.75 का मतलब आंसर हमारे पास बचा है, आंसर कितना बचा है, यानी कि घटा देते हैं तो ये 9.25 हमारे पास बचा है, और 9.25 हमारा ये आंसर पहला वाला आ रहा है। लेकिन आपने ये सोचा कि ये POH मैंने इतना क्यों कर दिया, ये देख लीजिए यहाँ पर, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज टाइट्रेटेड विद HCl। देखिए साल्ट अपॉन बेस है ना, द pH ऑफ द सॉल्यूशन एट द पॉइंट वेयर हाफ ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैव बीन न्यूट्रलाइज, आधा न्यूट्रलाइज कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करें कि जो वैल्यू है वो ये जो है आधा न्यूट्रलाइज कर गया है, तो बचा क्या, तो यहाँ पर बचा नहीं तो बेस, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू को 1 करके निकाल दिया। तो आंसर 9.25 आना चाहिए। यही एक इसका तरीका है कि NH4OH जो है जब न्यूट्रलाइजेशन करेगा NH4Cl के साथ में, तो NH4Cl इज इक्वल टू बराबर हो जाती है वैल्यू, यानी इस समय सॉल्ट और बेस की वैल्यू बराबर कर देना है। NH4Cl इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन पर NH4OH के बराबर हो जाएगा, तभी ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगी तो इसका मतलब आंसर 1/1 की लॉग बेस में 1 वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये फैक्टर डिलीट किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्पेसिफिक कांस्टेंट की स्पेसिफिक रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए के इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, मोल पर लीटर, ये मैंने लिया मोल पर लीटर की पावर क्या करते हैं 1 माइनस n, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स ले लेते हैं। अब ये सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ पर -1 बचा, तो यहाँ पर लीटर पर मोल, यानी कि अगर मैं आंसर की बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लीटर होना चाहिए, मोल की पावर यहाँ 1 बचेगा, मोल इनवर्स बचेगा, ध्यान दीजिए मोल इनवर्स बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स है ही हमारे पास में। तो एक बार दोबारा भी चेक कर लेते हैं, 2 बचा ना, तो 2 बचा और 2 में से 1 गया, तो 1 ये लीटर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर फिर लीटर पर मोल पर सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ पर लीटर पर मोल पर सेकंड, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन मुझे यहाँ सही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन मुझे फोर्थ ही सही दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई लगता है, देखिए मैं भी पूरी तरीके से कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलता हूँ कि साहब मैं बहुत परफेक्ट हूँ। देखिए कहीं पर भी कोई भी अगर आपको लगती दिक्कत परेशानी, तो ये पहला टीचर आपको मिलेगा जो आपसे पूछेगा कि भैया टेंशन न लेना, राय दे देना। ये नहीं अनुसार आपको आता ही नहीं, अरे यार आता है या नहीं आता, इट इज नॉट ए मैटर। लेकिन ये मैटर जरूर है कि आप और हम में गैप उतना ही है जितना आप तैयारी कर रहे हैं, मैं तैयारी करके आ चुका हूं। तो इसलिए आप परेशान कतई ना होइए। हम अपने आप को ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हम आपकी मदद जरूर करने की हिम्मत रखते हैं, और वही हिम्मत मुझे यहाँ तक लाई हुई है। द हाइड्राइड ऑफ द नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए जो एसिड है वो आपको पता है कि हाइड्रोजोइक एसिड है। अगर हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड को आयोनाइज करते हैं, तोड़ देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये H पॉजिटिव आयन दे देता है और एजाइड आयन साथ में बना लेता है। तो अगर हम इसे तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि N3 नेगेटिव आयन बनाता है, N3 नेगेटिव आयन बनाता है और साथ में H पॉजिटिव आयन बनाता है, जो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि सर इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करके दिखाइए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप
बनाना चाहेंगे तो पलट के बना दीजिए, यानी कि इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड एंड ऐसे करके बना दीजिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और फोर्थ वाला ऑप्शन इसको लगा लीजिए, एनसीईआरटी जनाब उसी का क्वेश्चन है, और ये बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि फिनॉल जो होता है वो दोनों करेक्टर रखता है इसका। जब लेस अमाउंट यूज करते हैं 0.01%, तब ये एंटीसेप्टिक बन जाता है, और 0.25 जब यूज करते हैं तब ये फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करने लगता है। एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, लेकिन टिश्यूज को कोई हार्म नहीं करते। किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द टिश्यूज। इनकी दोनों की हिंदी भी इधर दे रखी, जो लोग हिंदी में परेशान रहते हैं उनकी दवा में लेकर के आया हूँ। आज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का इलाज कर दूंगा, इसलिए इस मेडिसिन को जरूर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये मेडिसिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेडिसिन, ये डोज आपको छोड़नी नहीं है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस मेडिसिन के अंदर, ठीक है ना। लेते रहिए इस मेडिसिन को। अब यहाँ पर ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई HCl जब इसमें डाला जाता है तो आप जान लीजिए कि ये हमें बताता है, ये हमें बताएगा कि ग्लूकोज एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, क्योंकि इट कंटेन्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसका आंसर नंबर 3 सही होना चाहिए, है ना। पहले CH3OH से करते तब तो हमें केवल इतना पता लगता कि इसके अंदर जो है वो एक कौन सा मतलब 5OH ग्रुप वाली कंडीशन, लेकिन वो तो ये भी कह रहा है कि फिर फर्दर उसने ड्राई HCl से तो अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड मिला है। तो अगर आप इस रिएक्शन को जानना चाहते हैं, बोले अनुज सर इस रिएक्शन बताइए, ऐसे नहीं मजा आ रहा है, तो फिर अनुज सर आपको रिएक्शन भी बताएंगे, क्योंकि अनुज सर वही करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। ये भी मान लीजिए कि अनुज सर की बातों पर भरोसा अगर आप करते हैं और मेरे विश्वास को जगाए रखते हैं, तो फिर मैं इस विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। और आपने इतने दिनों में नोटिस भी किया होगा कि अनुज सर कभी भी जो भी बात बोलेंगे वो हमेशा परफेक्ट बोलते हैं। फालतू की बात आपसे ना मैं करना पसंद करता हूं और ना ही मुझे ज़रूरत है। मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन। तो अब आप सुन लीजिए, एक लोगों ने एक बार मैसेज भी किया था मुझे कि अनुसार आप यार बातें ज़्यादा करते हो। यार बातें नहीं, केमिस्ट्री तो इतना, लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ा पढ़ा करके बोरिंग बना दिया, लोगों ने केमिस्ट्री का इंटरेस्ट हटा दिया, है ना। लोगों को लगने लगा कितना यार बेकार सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों से उबारने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अगर समझते हैं कि अनुसार वाकई में सही डायरेक्शन में हमें ले जा रहे हैं, तो फिर मेरे साथ रहिए। और अगर आपको लगता है कि अनुसार सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर प्लीज़ आप बिल्कुल मत रहिए, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए खैर, मैं बातें करते करते यहाँ तक आ गया हूँ कि मैंने ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का बना करके दिखा दिया है। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जैसे ही आप CH3OH डालोगे, भाई साहब जैसे ही आप CH3OH डालोगे, जिंदगी ये बनेगी। देखो आपको जादू दिखाता हूँ, ये कंपाउंड आपका बनेगा। कंपाउंड जैसे ड्राई HCl की प्रेजेंस में आप ऐसे करके बनाओगे, इसे HCl इसमें डालोगे, तो फिर ऊपर ही जोड़ देना, बाकी तो CH3 का होल थ्राइस आपको 1 2 3 दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक तरफ तो H जुड़ा हुआ है, जहाँ पर OH है वहीं पर H हटा देना, और वाटर निकाल के या वो H2 निकाल देना, मतलब यहाँ से जो OH दिख रहा है आपको, इसको OCH3 वाटर निकाल के यहाँ OCH3 जोड़ देना। और बाकी कंपाउंड आपको पता ही कि CHOH का होल थ्राइस बचेगा। दिखाता हूँ आपको, देखो ये वाला हिस्सा इतना CHOH का होल थ्राइस में जाने देना, CHOH का होल थ्राइस, और नीचे आ जाता है आपका CH, वो आके ऊपर जोड़ेंगे, और लास्ट में आ जाता है आपका CH2OH। ये यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए मैं आपको एक एक रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका नाम है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। ये अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड है, अल्फा मिथाइल हो गया, अल्फा मिथॉक्सी या मिथाइल। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो भी देख लेते हैं यार, नहीं तो मजे में पड़ जाए। देखिए यहाँ दिया था अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, ठीक है, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। और दूसरा हो जाता है अल्फा, यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड। इसी तरीके से बीटा हो तो इसको पलट लीजिए, इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले, बीटा बन जाएगा। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन ये समझा रही कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसलिए मैंने पूरा ऑपरेशन इसका करने की कोशिश की कि भाई इसे निजात दिला दूं इस क्वेश्चन को। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे
कि जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है। देखो आपने मेलामाइन बोल रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है भाई, पढ़ के सुनाओ यार, मुझे तो थोड़ी सी कमजोर है मेरी इंग्लिश। देखो मेल्मोवेर, ठीक है, आर्दा मेल्मोवेर किस टाइप की प्लास्टिक को माना जाता है। अगर आपकी जानकारी में है और नहीं है तो फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, ये एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर इसे याद कर लीजिएगा मेल्मोवेयर। अब इसमें मुझे जो याद है जो मेलामाइन भी होती है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होती है। ये मुझे जैसे कि बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेल्मोवेयर का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि ये बहुत हार्ड होती है और ये एक बार सेट हो जाती है तो दोबारा टूटने का नाम नहीं लेती है। जिसे मेलामाइन कंसिडरेशन करते हैं उसी कैटेगरी में आती है मेल्मोवेयर, वही कैटेगरी आती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पर जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माने जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की कंडीशंस भी लगती है, मुझे जहां तक अनुमान है ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि एनिलीन रिएक्ट्स विद विच ऑफ दीज टू फॉर्म द सिफ्स बेस। सिफ्स बेस एनिलीन किसके साथ में बनाता है, तो सिफ्स बेस एनिलीन जो बनाता है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से करा देता हूँ तो सिफ्स बेस बन जाता है। और अगर आप पूरी रिएक्शन, जैसे कुछ लोगों की शिकायत थी कि अनुसार पूरा एक्सप्लेनेशन दिया करिए, तो फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं, वो उम्मीद आप शायद मेरी तोड़ देते हैं, वो उम्मीद मेरी तोड़ देते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉशमिट नंबर। यार आपको याद होगा कि मैंने ये क्वेश्चन अपने क्लास में भी पढ़ाया कि लॉशमिट नंबर कितना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉशमिट नंबर अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो निकाला कैसा जाता है लॉशमिट नंबर। सबसे पहले देखिए, लॉशमिट नंबर अगर आपको रटा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप आंसर खट से बता देंगे। लेकिन आंसर रटा हुआ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉशमिट नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल से 1 ml में, मतलब 1 ml में जो नंबर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं द नंबर, यहाँ लिख देता हूं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द गैस। 1 ml ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो आपको पता है कि 22,400 ml में जो नंबर होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। जैसे ये हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। 1 ml में कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22,400। जो मैंने कैलकुलेशन करके रखी है वो 2.69 इंटू 10⁻19 है, जो ये आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप भूल जाते हैं तो याद रखिएगा 1 ml में लॉशमिट नंबर आएगा। और अगर ये भी भूल गए ml, तो याद रखना ml मतलब लॉशमिट नंबर, ठीक है, ml का मतलब है लॉशमिट नंबर, है ना। तो आप एवोगाड्रो नंबर को 22,400 से डिवाइड कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो याद करने के लिए मैंने आपको हिंट भी बता दिया, विच कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में घुलने वाला कंपाउंड कौन सा है। तो आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि पानी से सबसे ज्यादा मोहब्बत यही दारू करती है और इसी की मोहब्बत की वजह से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बन गया भाई साहब, देखिए जनाब, यहाँ पर C2H5OH घुल गया, खट से घुल जाएगा और ये सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कौन सी इसमें पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्वांटम थ्योरी की। तो आपको बता देना चाहूंगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बेस्ट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ कि द एनर्जी इज नॉट एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड इन होल नंबर ऑफ द मल्टीपल क्वांटम्स। इसका रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, ये तो ठीक है। ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक, ये तो दिया था कि रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली, ये भी बिल्कुल मतलब सटीक दिया था पॉइंट इन्होंने। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम इज प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी पर रहती है, तो इसका मतलब है कि मुझे तो फिर यही लग रहा है कि द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब, नॉट वर्ड तो आता ही नहीं है,
जो इसी का मतलब यही अच्छा करेक्टरिस्टिक नहीं माना गया है। बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो आपको नाम ही पता लग गया होगा कि ये कैनिजारो रिएक्शन में आती है, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट को अगर आप लेते हैं तो ये कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल माना जाता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अगर आप रिएक्शन भी जानना चाहते हैं, अनुसर को ये सोचते हैं कि अनुसर पता नहीं ऐसे ही बोल देते हैं कहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ C6H5CHO के दो मॉलिक्यूल लीजिएगा, NaOH 50% NaOH जिनके मुंह में डाल देना, 50% का NaOH मुंह में डालोगे बेचारे गुड़गुड़ा जाएंगे और बना देंगे भैया ये C6H5CH2OH बनाएंगे और साथ में बना देंगे C6H5COO बना देंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहें और आपका प्यार हमसे जुड़ा रहे, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और आप हमारा आशीर्वाद आप पर बना रहे, उस दोनों पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, तभी ये लोग कामयाब हो पाएंगे। तो एन अल्काइल हैलाइड में कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाई, अल्काइल हैलाइड को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आपके सामने सबसे अच्छी रिएक्शन कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि तीनों के एग्जाम्पल अनुसार आपको बता दें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। अल्काइल हैलाइड अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने एक अल्काइल हैलाइड RCH2CH2 एक्स ले लिया, अगर ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी अगर मैं एक्वस KOH से रिएक्शन करा देता हूं तो RCH2CH2OH बन जाता है। ध्यान दीजिए बन गया ना, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही इसका आंसर होना चाहिए। द मेजर प्रोडक्ट, इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा है यार, ये रिएक्शन बड़ा फेमस है। जब 2 ब्यूटाइन विद लिक्विड अमोनिया कराते हैं, जब 2 ब्यूटाइन विद लिक्विड अमोनिया कराते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। ट्रांस एल्कीन आपका कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन ये बी वाला सही होगा, यही ट्रांस एल्कीन माना जाता है। बिल्कुल इतने अच्छे क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन है, अगर आपने पीजीटी एग्जामिनेशन दिए हैं तो वो इसी रेंज के क्वेश्चंस को फॉलो, केबीएस का जो पैटर्न रहता है वो इसी रेंज को फॉलो करते हुए चलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट, विच मेटल कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, कौन सा मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पर, तो आपको बताना चाहूंगा ऊपर से नीचे आने पर डिकम्पोजिशन डाउन होता है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे यहाँ पर Na2CO3, ये तो Na2O बना देता है, CO2 बना देता है, ये भी डिकम्पोज, ये यानी कि अगर कार्बोनिक मेटल कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है इस पर, यहाँ देख लेता हूँ कि Na2CO3 को अगर मैंने तोड़ा तो Na2O नहीं बनता, यानी कि कट कर दो, Pb ये भी नहीं टूटता है, K2CO3 भी नहीं टूटता है, इसी वजह, तो इसका मतलब MgCO3 को अगर मैं गर्म करता हूँ, यहाँ पर MgCO3 को मैं अगर गर्म कर लेता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि MgO बन जाता है और साथ में निकल जाती है CO2 गैस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट इज फॉल्स, कौन सा सेंटेंस जियोलाइट के लिए फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जियोलाइट हैव एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो ये तो सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। जियोलाइट में SO4, ये SiO4 यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय LO4 यूनिट, तो इसका मतलब है कि जियोलाइट में LO4 टेट्राहेड्रल लिंक हो जाती हैं, रिप्लेस तो नहीं होती हैं। तो 17 का जो आंसर होना चाहिए, 17 का जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सेकंड होना चाहिए। तो 17 का अगर आप सेकंड आंसर लगाते हैं तो मुझे रिप्लेस नहीं होती क्योंकि लिंक हो जाती हैं टुगेदर, तो ये वर्डिंग मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैं 17 के सेकंड पर ऑप्शन पर टिक करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंच जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो बताता हूं। SN2 रिएक्शन, यहाँ पर मैं SN2 रिएक्शन की बात कर लेता हूं। SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इन्होंने दे रखी है, एक सापेक्ष दर उच्चतम होगी, कहाँ बहुत बढ़िया होगी SN2, तो जहां 1 डिग्री करेक्टर आपको दिखाई देगा वहीं सबसे अच्छी होगी। तो 18 का जो आंसर आना चाहिए वो मुझे लगता है कि अगर बेटर रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो थर्ड वाले में आ जाना चाहिए, क्योंकि SN2 रिएक्शन थर्ड वाले में ही मुझे सटीक लग रही है। एक चीज और देख लेता हूँ, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द टाइप, ये RBr लिया, Cl नेगेटिव लिया, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड लिया, RCl बन गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट, यानी कि बहुत जल्दी तेजी से कौन रिएक्शन करेगा, तो तेजी से रिएक्शन करने का मतलब तो फिर मेरे पास में एक ये हो गया थर्ड और एक सेकंड, इन दो में से। अब इन दो में ये लंबी चेन हो जाती है, छोटी चेन हो जाती है, तो फिर सेकंड वाले पे टिक करिए, इन दोनों में से एक चलिए, और ये तो इस पे सेकेंडरी लगा, इसमें टर्सरी, ये तो पॉसिबल नहीं है।
नेसलर रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट, नेसलर रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करने में नेसलर रिएजेंट यूज होता है? नेसलर रिएजेंट यूज होता है आपका अमोनियम आयन को चेक करने में यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि NH4 एन अमोनिया, और नेसलर रिएजेंट का अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो K2HgI4 फार्मूला हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये नेसलर रिएजेंट का फार्मूला होता है। IUPAC नेम इस कंपाउंड का आपको बताना है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 3 पे मिथाइल हो गया, और आपका पेंट हो 1 2 3 4 5 पेंट हो गया, 3 इन हो गया, तो 3 मिथाइल पेंट, ये वाला क्वेश्चन यानी 20 वाले का आंसर फोर्थ थर्ड दो में से एक हो, 3 मिथाइल पेंट 3 पेंटीन 2 पेंटीन, तो यहाँ पर 1 2 3 1 2, हाँ 2 आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी 2 वाला आंसर, यानी फोर्थ वाला आंसर आप लगाइए, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये 1 2 3 पे आ जाएगा यहाँ, तो 1 2 3, तो मिथाइल तो 3 पे ही रहा, लेकिन 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन इसका आंसर होगा, यही सटीक आंसर है। कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल, ये तो कोई बता देगा कि भाई निकल को यूज कर लीजिएगा। और द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मुलेटेड एज, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की जो इसमें दिखाई देती है, वो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से SO4 1 मिलनी चाहिए। चेक कर लीजिए कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 1 मिलेगी, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, इस पे NO पे प्लस लगा हुआ है, SO4 बाहर डाई नेगेटिव है, और ये बाहर जाएगा, वो बाहर जाएगा, तो यानी -2 का +2 हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगी। इसके बाद देखिए मोलल सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन, मोलल सॉल्यूशन मतलब इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट आना चाहिए, तो 23 का आंसर भी फर्स्ट आएगा, क्योंकि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो वही इन्होंने पूछा, और 1 मोलल तभी बन पाएगा जब 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घोल दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, तो जो H ले भी सकता हो दे भी सकता हो, तो ये दे भी सकता है और ये ले भी सकता है, इन दोनों में दोनों कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं, तो 24 वाले का सेकंड टिक कर लीजिए, क्योंकि ये H पॉजिटिव दे भी सकता है, ये H पॉजिटिव ले भी सकता है, दोनों को काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एक्सिबिट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन पॉजिटिव नहीं शो करता है? तो मुझे जहां तक याद है ये पॉजिटिव, ये सब शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन ऐसा है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है इसकी, ये पॉजिटिव नहीं कर सकता। कि बॉक्साइट इज कंसंट्रेटेड बाई, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता, फ्लोटेशन नहीं हो सकता। इनमें से हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी केमिकल सेपरेशन मेथड, जिसे हम लोग बेयर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, उससे सेपरेट होता है, जिसमें इसकी रिएक्शन NaOH से Al2O3 डॉट इसमें NaOH मिलाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं कि 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू एलिमेंट X and Y ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इतना दे रखा है, तो अगर आप इसके आंसर को जानना चाहते हैं कि अनुसार इसका आंसर बताइए, तो अनुसार इसका आंसर बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि अनुसार बैठे इसीलिए हैं भाई साहब। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी दे देता हूँ। रेडियस, ये जो रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू एलिमेंट X और Y है, इसके लिए फार्मूला हमेशा लगा लिया करिए, नंबर ऑफ द मोल्स यानी कि Na, नंबर ऑफ द डिसइंटीग्रेशंस ले लीजिए, Na अपॉन Na ले लो, NB ले लो, अगर XY दिया है तो XY ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहे आप, जैसा सुविधा समझें, अनुसार आपके लिए तैयार है, जान दे देंगे भाई साहब आपके लिए, ले बसरते बस एक बार ताकत लगा दो पूरी यार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, अनुसार आपके लिए तैयार है, बसरते बस ईमानदारी के साथ रहिए, हम आपकी हर भरसक मदद करेंगे, लेकिन आपको तब तकलीफ मुझे होती है जब आप अच्छा सा कमेंट यार नहीं डालते, तो इसी क्वेश्चन पे कमेंट डाल दो जाकर के फट से, अगर कमेंट डालोगे तो कसम भगवान की मेरे अंदर से भी दुआएं निकलेंगी कि इनका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। देखिए भाई, अब मैंने टी हाफ ले लिया यहाँ पर, तो अब आपने द रेशियो दे रखा है, तो रेशियो की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू रेशियो की दे रखी है, 1 रेशियो, यानी एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू आपकी इतनी दे रखी है, द हाफ लाइफ पीरियड एक का इतना दे रखा है, पुट कर दो। चलो भाई मान लेता हूं, तो इसमें से मुझे एक x की वैल्यू क्या मान लेता हूं, हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ ऑफ द Y एलिमेंट, यानी Y एलिमेंट की हाफ लाइफ मुझे दे रखी है, Y एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 4.9। चलो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, टी हाफ हो गया x का, टी हाफ हो गया y का, चलिए
टी हाफ हमें किसका निकालना पड़ेगा, x का निकालना पड़ेगा। तो टी हाफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा nx हो गया इंटू टी हाफ y का हो गया डिवाइडेड बाई ny हो गया। चलिए अब यहाँ nx का नंबर रेशियो 1 है और टी हाफ वाई का टी हाफ कितना दे रखा है, हाफ लाइफ वाई का टी हाफ दे रखा है 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴ और एन वाई का नंबर कितना है, ये देखा रेशियो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया आपका, कटकटा के कितना बचेगा, ध्यान लगाओ भैया, ये ऊपर जाएगा प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 2 का मतलब 490 हो गया, 490 हो गया, 490 को 2 से भाग कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 पंजे 10 यानी 245 आ रहा है। तो 245 डेज हमें दिखाई भी दे रहा है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शन मैंने किए हैं आपके लिए। एक अच्छी रिदम के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन डेफिनेट ईश्वर आपका करवाएगा। और जब आप कमेंट करोगे तो फिर मेरा दिल से दुआएं भी निकलेंगी, वो दुआएं भी आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। 28वां, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू, इन सच केस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एक्टिवेट द एनर्जी यू हैव। कितना होना चाहिए, तो 28 का जो जवाब आना चाहिए आपका वो क्या आना चाहिए, ये आप मुझे बताइए, है ना। 28 का जवाब, उम्दा जवाब आपका आना चाहिए। जरा जम के लगाओ जोर भाई साहब, कितना आंसर आएगा आप मुझे बताएं जल्दी से। मैं आपके वेटिंग इनबॉक्स में जाके कमेंट डालिए फट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 28वां, ये आपके लिए छोड़ दूं आपके लिए, चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं छोड़ता तो मैं आपको बताता हूँ, याद दिला देता हूँ आपको। अभी तक मैं जोर लगा रहा, हो सकता है कि आप एक आध फट से बोल देते, लेकिन बोल कैसे मैं समझ गया, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है यार। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मान लीजिए। चलिए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी होता है। चलिए ठीक है, तो अब पूछ रहा है व्हाट विल द मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि ये इंटरनल एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ, वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे हिसाब से तो फिर ये वैल्यू इधर आ जानी चाहिए। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसका थर्ड वाला क्वेश्चन लगा लेते, थर्ड वाला आंसर लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बेटर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O 4 होती है। दिखा देता हूँ आपको, आज एक एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ में। डॉट 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 डॉट, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेचारा चारों तरफ से घिरा है, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, अगर बेंजाइल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड से बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड से बनाना है, तो बना करके देख लेते हैं बेंजल्डिहाइड से। तो इसमें तो काइनेजारो रिएक्शन काम कर सकती है बेंजाइल अल्कोहल के लिए, तो 30 का मेरे हिसाब से फिर सेकंड होना चाहिए। फिटिक रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकती है। बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड तो हमारे पास C6H5CHO है, इसके 2 मॉलिक्यूल मैं अगर ले लेता हूँ और NaOH के साथ में ट्रीटमेंट कर देता हूँ तो C6H5CH2OH ये बेंजाइल अल्कोहल बनता है, साथ में सोडियम बेंजोएट भी बनता है, तो इनमें फिर कैनिजारो रिएक्शन ही पॉसिबल है। द जनरल फार्मूला ऑफ आरटी एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड लगा लीजिए। इसी तरीके से अगर आप चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 क्या कह रहा है समझाता हूँ आपको। ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड फिनाइल इथाइल ईथर विल बी यील्ड, तो ऑन हीटिंग किसको, अगर मैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ तो फिनाइल इथाइल ईथर मिलेगा, तो किसको हाइड्रोब्रोमिक के साथ तो फिनॉल और इथाइल ब्रोमाइड को करता हूँ तो नहीं मिलेगा, सब पॉसिबल नहीं। फिनॉल में से H जाएगा तो HBr नहीं, HBr हाँ ठीक तो है फिर, यानी कि 32वें वाले को अगर मैं यही करा दूं फिनॉल की और इथाइल ब्रोमाइड की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मैंने फिनॉल ले लिया, ये मैंने फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ C2H5Br से करा देता हूँ, तो HBr निकल जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर ये फिनॉल बन गया
इस तरीके से यहाँ पर आ गया आपका OC2H5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर इज, करेक्ट ऑर्डर, पोलराइजिंग पावर का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? तो आपको बताऊंगा कि जितना ज़्यादा आयन कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। मैंने अभी कल ही परसों अपने लाइव क्लास में ये बात बताई थी, तो इसका ध्यान दीजिएगा। साइज कैटायन का भाई यह चार्ज ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ साइज बड़ा दिख रहा है। चार्ज ज़्यादा, छोटा साइज, यहाँ क्या है, चार्ज बड़ा, कम साइज, चार्ज बड़ा, चार्ज छोटा, साइज बड़ा। तो आंसर नंबर 1 ही टिक करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज इन ब्लड कैन बी क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड। अपने ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो आपने सुना होगा, इसका टेस्ट भी किया जाता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल करके टेस्ट करते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से आंसर नंबर ग्लूकोज इन द ब्लड, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट, एल्कलाइन आयोडीन नहीं, ब्रोमीन वाटर नहीं। यानी कि अगर बेनेडिक्ट लगाओगे तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यहाँ नहीं आता है एल्डिहाइड ग्रुप में। टॉलेंस वैसे बेस्ट माना जाएगा। ग्लूकोज इन द ब्लड अगर चेक करना है तो टॉलेंस को भी डाल सकते हो। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो हीट करोगे तो सिल्वर मिरर देता है। तो फिर यहाँ बेटर है कि केमिस्ट्री के हिसाब से फिर आप इसकी क्वांटिटेटिवली जब चेक करना है तो फिर इसका प्रेसिपिटेशन करना पड़ेगा, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट ही आपको डालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायमैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है और तो इसका मतलब हुआ कि पेयरिंग हो जानी चाहिए। अगर पेयरिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होना चाहिए। अमोनिया जो होता है ये कुछ थोड़ी सी जगह पर गड़बड़ी करता है। अमोनिया के अंदर खास बात ये होती है कि अमोनिया जैसे बाकी केस में तो ये निकल, क्रोमियम, जिंक के केस में आउटर में चला जाता है, लेकिन यहाँ क्या करेगा, पेयरिंग करा देता है। कोबाल्ट के केस में ये पेयरिंग कराता है। तो आंसर फिर यहाँ पर थर्ड आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। थॉमस स्लैग कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि थॉमस स्लैग जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट को बोलते हैं। तो थॉमस स्लैग आप यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट लगा लीजिए। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम, फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर रिवर्सिबल रिएक्शंस अगर होती हैं तो फिर मेरे हिसाब से वैल्यू जितना फॉरवर्ड चलेगी उतना बैकवर्ड चलेगी। तो नो चेंज मतलब जीरो आना चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन की अगर कोई बात करता है तो आर्हेनियस इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आर्हेनियस इक्वेशन जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। डी एल एन के अपॉन डी टी, डी एल एन के अपॉन डी टी, डे माइनस। तो आप मेरे हिसाब से 38 वाले को जरा सॉल्व करिएगा। 38 वाला क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि यहाँ पर जो इंटरनल डेल्टा ई है, एक्टिवेशन एनर्जी से आप बोलते हो, अपॉन आर टी स्क्वायर होना चाहिए। फिलहाल इसको आप एक बार चेक भी करिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन इसको इस तरीके से लिखी जा सकती है। अगर आप चाहते कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि नेचुरल लॉ के टर्म है। तो यहाँ पर जो है आर्हेनियस इक्वेशन मैंने आपको बता दी। तरीका आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का तरीका ये है, निकाल लीजिए इसको, बहुत अच्छे से निकल सकता है ये क्वेश्चन। कैलकुलेशन में आपको अगर जानकारी है तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन में, यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है वैसे, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा के इज इक्वल टू होता है ए ई रेस टू दी पावर, ए ई रेस टू दी पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी होता है, ये होता है। अगर हम लोग इसे लिखते हैं, यानी कि अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल एन नेचुरल लॉग एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ई ए अपॉन आर टी होता है। तो स्क्वायर तो नहीं होता, इसका मतलब है यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉल्ट हो जाएगा। तो फिर इस हिसाब से तो फिर पहला वाला ऑप्शन जाना चाहिए, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जाना चाहिए। 38 का फिर आप पहला लगाइए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि ये है कि माइनस ई अपॉन आर टी है, और अगर आप के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये फैक्टर आप हटा दीजिए। भाई अगर आप रेशियो में निकालना चाहते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आंसर नंबर 1 पे डिस्कशन करिएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार देखिएगा इस आंसर को और बताइएगा अनुसार कि अनुसार इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी आपको, आज मैं आपको ये 50 क्वेश्चन की सीरीज जो दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और आपके लिए बहुत वरदान साबित होगी ये सीरीज, ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय H2O2। कौन सा इसमें से H2O2 से रिड्यूस नहीं होगा?
देखिए H2O2 से अगर रिड्यूस करने वाली बात आती है तो H2O2 से अगर आपको रिड्यूस करना है तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर H2O2 से रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि एक तो Ag2O दिया हुआ है, दूसरा कौन सा दिया हुआ है, दूसरा आयरन का है कोई, हाँ ठीक, आयरन ट्राई पॉजिटिव अगर आप रिड्यूस करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, अब इसका आंसर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि जितने भी अदर कंपाउंड है ना, वो H2O2 से रिड्यूस हो जाते हैं, H2O2 इसे भी रिड्यूस कर देता है, H2O2 इसे भी रिड्यूस कर देता है, H2O2 इसे भी, लेकिन इसी को नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई, हाँ ठीक है, Fe ट्राई पॉजिटिव ही रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल से भी निकाल सकते हैं या फिर इसके नेचर से भी निकाल सकते हैं कि इसको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। Alcohols react with Grignard reagent to form, alcohols react with Grignard reagent, alcohol जब रिएक्ट करते हैं तो एल्केन्स बनते हैं। अगर आपको रिएक्शन भी जाननी है तो आपको पता होना चाहिए RMgX की रिएक्शन अगर ROH से कराते हैं तो आपको यहाँ पर RH बनना चाहिए, साथ में MgX और यहाँ पर OR होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ऑक्जेलिक एसिड। टार्टरिक एसिड का एग्जांपल तो मुझे लगता है कि फेमस है कि टार्टरिक एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है, ये एग्जांपल पढ़ाया भी जाता है, जहां तक मुझे याद है ये एग्जांपल पढ़ाया भी जाता है। इन द रिएक्शन, ये कंपाउंड दिया है, ये बना द कंपाउंड एक्स, क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को उल्टा चला दीजिए, उल्टा चलाइए। जब इसको आपने अमोनिया से रिएक्शन कराया किसी भी कंपाउंड को, और तो अमोनिया को रिएक्शन कराने के बाद में जो कंपाउंड बना, तो मैं जानता हूं कि अमोनिया को रिएक्शन कराने का मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ पर C6H5COOH लेता हूं तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 8 है ही नहीं, कार्बन 2 ही आएंगे। तो फिर मुझे लगता है कि 2 कार्बन का अगर कोई कंपाउंड है तो अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये कंपाउंड मैंने ले लिया, मान लीजिए तो C8 हो गया, H के 4 हो गए, O2 O7 6 हो गए, तो यहाँ पर 2 यानी H2 जब 2 बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ 4 रह जाएगा, 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा फिर थैलिक एसिड होना चाहिए। अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूँ तो ये मैं थैलिक एसिड बना लेता हूँ, और थैलिक एसिड की तो यहाँ पे थैलीमाइड बन जाना चाहिए, तो यहाँ पर थैलिक एसिड एक्स जो होगा, अगर इसको गर्म करें थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, तो यानी कि इसको गर्म जब करते हैं, हीट करते हैं, तो एक बूंद ये जिंदगी की टपक जाती है और ये कंपाउंड जो हमें मिल जाता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 हो जाता है। व्हेन थायोसल्फेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, when thiosulfate ion is oxidized by iodine, which one of the following is the product? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 43 वाला क्वेश्चन है, ये यूपी पीजीटी में भी खूब आता है 43 वाला क्वेश्चन, और इसका जवाब आपको क्या देना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए कि अगर हम लोग सल्फेट आयन को आयोडीन से ट्रीटमेंट देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, तो आपको सल्फेट आयन या टेट्रा आयोडेट, आपको याद होगा ऐसी रिएक्शंस भी आपको पढ़ाई गई हैं, समझाई भी गई हैं, टेट्राथायोनेट प्रोडक्ट मिलता है, तो टेट्राथायोनेट यहाँ पर S4 टेट्रा, यही कंडीशन, बाकी और कोई कंडीशन दिख नहीं रही है, तो ये वाला आंसर आप इसमें टिक कर लीजिए, बहुत ही सटीक आंसर आप इसको मिल जा रहा है आपको। 44 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकर, कौन नहीं होगा भाई, यार ये सिंपल सी बात है, ये तो इसे रिप्लेस कर देगा, ये भी इसे रिप्लेस कर देगा, ये भी हो जाता है, तो ये इसमें रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि इसका थर्ड आंसर होना चाहिए। सी वीड्स इज एम्प्लॉयड एज ए सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, आयोडीन को मैन्युफैक्चर में किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आयोडीन लगा लेता हूँ। कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन इज डिस्प्लेड बाय शेकिंग इट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जो ऊपर था वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, तो इस पर भी टिक कर लीजिएगा। 47 और 48 49 ये 3 क्वेश्चन क्या मैं अगर आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ूं तो क्या आप कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं अनुसार आपको आया ही नहीं होगा, तो आपने किया ही नहीं, है ना। एक लोगों ने मुझसे फोन करके ये बात कही है कि अनुसार जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वही छोड़ देते हैं आप, तो उनका कहना बिल्कुल सत्य है कि जो मुझे नहीं आते वही मैं छोड़ देता हूँ, तो उनको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना ही छोड़ा हुआ होता तो यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। मुझे ये बात थोड़ी सी इसलिए लग रही कि यार मैं अगर तुम्हें 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि भाई साहब ये 3 क्वेश्चन कर लेना, तो आप मुझे ये जवाब देंगे
कि सर आपसे हुआ नहीं होगा इसलिए आपने 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए हैं। तो सोच आपकी है, विचार आपके हैं। अगर जवाब देना चाहना तो जवाब देना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आए ना आए लेकिन आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है। मैं ऑलरेडी उस जगह पर हूं जहां आप जाना चाहते हैं। तो इसलिए सीखने के लिए झुकना पड़ता है, सीखने के लिए, कुछ लेने के लिए आपको हमेशा हाथ फैला के लेना पड़ता है। अगर आप अकड़ से लेने की कोशिश करेंगे तो शायद ईश्वर भी आपको वो चीज नहीं देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपके अंदर सहजता, आपके अंदर निपुणता, आपके अंदर विद्वानता और आपके अंदर हर वो चीज समाहित होनी चाहिए जो ईश्वर ने उस पद पर जाने के लिए आपके अंदर बनाई है। अगर ये सब चीजें आपके अंदर है तो कोई माई का लाल इस दुनिया में नहीं कि आपका पीजीटी से सिलेक्शन रोक ले। और अगर आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो फिर कोई माई का लाल नहीं जो सिलेक्शन आपका कर दे। दोनों बातें, घमंड घमंड ठीक नहीं होता है। तो इसलिए इसको मिटाइए और इन 47, 48, 49 के जवाब हमें भेजिए। हम भी समझेंगे कि आप वाकई में सिलेक्शन के लायक हैं, आप सिलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। और केवल वीडियो पर आकर के चले जाना, देख करके यार क्वेश्चन अच्छे हैं, बस ऐसे ही इंसान है, देता रहे क्वेश्चन, हम लिखते रहेंगे, तो फिर आपका ईश्वर भला जरूर करेगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।